नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस फेसबुक लाइव की चर्चा में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो आधुनिक भारत है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है 1857 का स्वाधीनता संग्राम या 1857 की क्रांति। अक्सर सभी लोगों ने सुना होगा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तमाम तरीके से आपने इसका नाम सुना होगा। 1857 का बिगुल, 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, अनेक नामों से आप इसको जानते हैं। और ये संगठित रूप से भारत की पहली लड़ाई थी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। सो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे और इसके सारे कारणों की समीक्षा करेंगे। इसमें किस किस तरीके से ये आगे बढ़ा मूवमेंट, कहाँ कहाँ ये विद्रोह हुए और उसके अलावा क्या इसके परिणाम रहे आगे। इसने भारत के जो आगे की लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ उसके लिए किस प्रकार का आधार तैयार किया। सो आज हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। और जो लोग चर्चा में जुड़ रहे हैं, एक बार मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि कई सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी इसकी। मैं आपके साथ में उत्तम राहुल राजपूत हैं, विशाल सिंह राजपूत हैं, नीलम राजपूत, इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी, अंजलि राजपूत, पद्मेश लोधी जी, ओम प्रकाश सिंह राजपूत जी, रोहित सिंह लोधी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, राम लखन राजपूत जी, रामचंद्र वर्मा जी, भारती राजपूत जी, पद्मेश लोधी जी, अभिनव रतन लोधी जी, धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी, अंजनी कुमार राजपूत जी, हरनारायण सिंह जी, देवेंद्र लोधी जी, मीनाक्षी राजपूत जी, अनीश कुमार लोधी, प्रेम राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी, डॉक्टर नारायण पटेल जी, सुशील लोधी जी, रेखा राजपूत, प्रदीप लोधी, आरबीएस लोधी जी, उसके अलावा धीरेन्द्र राजपूत, भीष्म, रोहित सिंह लोधी, अभिनव रतन, उसके अलावा पुष्पेंद्र राजपूत मैनपुरी से, धर्मवीर सिंह एडवोकेट, आदित्य जंघेल, सोनमती जंघेल, डीडी राजपूत, सुशील लोधी, गिरीश भारत, उसके अलावा हमारे साथ में विपिन कुमार राजपूत हैं, वीर सिंह लोधी हैं, पूरन सिंह पटेल साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्य के, पुष्पेंद्र राजपूत जी, उसके अलावा प्रदीप लोधी राजपूत, जय हिंद राजपूत, यशवंत जंघेल, देव राजपूत, संजय लिल्हारे, उसके अलावा लोधी राजपूत समाज ग्वालियर, धर्मवीर सिंह जी, चलिए बहुत लोधी गिरिजेंद्र जी, सोहन राजपूत जी, रविंद्र सिंह राजपूत जी, राम किशन राजपूत जी, राहुल सिंह जी, मंजू दयाल जी, सत्येंद्र लोधी जी, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से, गुड इवनिंग, पूनम राजपूत, हेमलता लोधी, गौरव लोधी राजपूत, संगम सिंह लोधी, रवि वर्मा, नमस्ते रवि, आदित्य जंघेल, लोधी तिलक सिंह राजपूत, रविंद्र सिंह राजपूत और बीएल वर्मा जी। सभी लोग जब जुड़ जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। और एक मेरा आग्रह है कि 1857 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये सभी लोगों तक बहुत इजीली मिल जाए, क्योंकि हमारे लोग क्या है, पढ़ाई लिखाई की बातों में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है। सो बहुत सारे लोग ग्रुप्स में देखते भी नहीं है एजुकेशन के सेशंस। सो आप अगर चाहें तो इसको जितने ग्रुप्स में भेज देंगे तो ये मिल जाएगा और इसके लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो लोगों की थोड़ा दूर हो जाएंगी। राजू प्रसाद जी, बीएल वर्मा जी, राम लोधी यूपी से, सुनील सिंह जी बांदा से, चैनदास जंगेल साहब नमस्कार, बहुत अच्छा प्रयास साइंस के ऊपर आपका, मंजू दयाल जी, सोनमती जंगेल जी, कृष्ण गोपाल लोधी जी, चलिए गुड इवनिंग, सन ऑफ यशवंत जंगेल फ्रॉम राजनांदगांव छत्तीसगढ़, दूधनाथ लोधी जी, राजू प्रसाद जी, चलिए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, योगेंद्र कुमार जी, मौहर सिंह जी, दिलीप सिंह राजपूत जी, भूपेश सिंह जी, संजीव राज जी, डॉक्टर इंजीनियर अमन ठाकुर, जयवंती, जय लोधेश्वर, सुनील सिंह जी, चलिए। सो मुझे लगता है सभी लोग जुड़ चुके हैं। हरेंद्र सिंह लोधी, प्रेमपाल सिंह लोधी एडवोकेट, पुष्पेंद्र राजपूत मैनपुरी से, शिवशंकर राजपूत लखनऊ, रूपेश मीणा, ओके, महेंद्र राजपूत लोधी अमेठी से, महेंद्र एस लोधी जी हमारे अभिनेता भाई, हमारे बीच मध्य प्रदेश से, कमलेश लोधी राजपूत, चलिए तो सभी का स्वागत है। चलिए थोड़ा लेट, कोई लेट नहीं है, लोधी लाला भैया सिंह सब लोग ऑन टाइम पे हैं, यदुनंदन लाल लोधी जी, श्यामलाल लोधा जी,
गुड वर्क बुलंदशहर से योगेश कुमार जी, सत्यभान सिंह जी, नरेंद्र सिंह लोधी जी, सुनील वर्मा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी लोगों का। जय हिंद राजपूत। महेश लोधी जी शिवपुरी से हमारे बीच में हैं और आपने एक कविता भेजी है, आपकी कविता हमें बड़ी अच्छी लगी। कल हम प्रयास करेंगे आपकी कविता सेशन में रखने का। हिमांशु लोधी, अमन राज लोधी शैलेंद्र राजपूत जी नोएडा से हमारे बीच में है। एपी सिंह राजपूत, ये तो हमारे नाम राशि हैं, एपी सिंह जी। हरिमोहन राजपूत साहब, लोधी हरिओम राजपूत और लोधी विशाल राजपूत, नमस्ते विशाल, हाउ आर यू? शशि भूषण सिंह जी मुंबई से, लोधी प्रशांत वर्मा हमारे बीच में है मैनपुरी से। उसके अलावा लोधी विशाल सिंह जी, कैसे हो आप? सत्यपाल सिंह जी। सो स्टार्ट करते हैं। रूपेश मीणा राजस्थान से हैं, रूपेश मीणा राजस्थान से। रूपेश वेलकम। आकाश सिंह और बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रतिमा प्रतन राजपूत, सरोज पद्मेश जी करते हैं, दिनेश कुमार जी, लोधी हरिओम राजपूत, दिनेश राजपूत जी और लोधी देशपाल सिंह जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। अवनीश राजपूत मैनपुरी से, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज थोड़ा लेट आए हैं, नीरज और सूरज दोनों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई की, जिसको हम लोग 1857 का स्वाधीनता संग्राम या 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसको लेकर के इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वाधीनता का प्रथम संग्राम था, कुछ लोगों का कहना है कि यह पहली क्रांति थी, कुछ लोगों का कहना है कि यह पहला विद्रोह था। अलग अलग इतिहासकारों की और विद्वानों की इसमें राय है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। ये हमें पता होना चाहिए, जो प्रमुख लोग हैं। कई बार क्या होता है कि इसके क्वेश्चन वहां से भी आते हैं जिसमें लोगों ने अवधारणा दी है कि इसका मतलब स्वाधीनता संग्राम था, किसने कहा, यह भी पूछा जाता है। और आईएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा, स्वाधीनता संग्राम किसने कहा। ये सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसके नाम क्या क्या है, किस किस नाम से हम इसको जानते हैं और विद्वानों के इसके संबंध में क्या विचार हैं। फिर हम जानेंगे ये कब हुआ, एग्जैक्टली किस डेट को शुरू हुआ था। फिर हम जानेंगे कि कहां कहां फैल गया था और फिर हम जानेंगे कि इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे, किस वजह से ये 1857 का विद्रोह हुआ था। और फिर हम देखेंगे कि अलग अलग स्थानों पर किन किन लोगों ने इसको लीड किया, कौन कौन से इसके नेता थे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसका परिणाम क्या रहा, इस विद्रोह को किस तरीके से दबाया अंग्रेजों ने और उसके बाद भारत में किस तरह के परिणाम जो है इस विद्रोह के बाद आए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग दिस 1857 रिवॉल्ट। ज्यादा जो नाम है इसका 1857 रिवॉल्ट ही है, विद्रोह ही इसका नाम है। ज्यादातर लोगों की उसमें मिलेगा आपको, क्रांति भी मिलेगा। स्वाधीनता संग्राम जो है बहुत कम लोगों की तरफ से इसको स्वीकार किया जाता है और उसके पीछे वजह है, उसके पूरे के पूरे तार्किक पहलू हैं और उनका अगर हम विश्लेषण करें तो उसके बारे में एक बेहतर नजरिया हमारा डेवलप होता है। सो कब हुआ? बेसिकली 1857 का विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ था मेरठ से। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में एक शहर है और दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है मेरठ 60-70 किलोमीटर है दिल्ली से। मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। और किसने शुरू किया था, यह शायद आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। उस आदमी का नाम था जिसने ये शुरू किया था 1857 में मेरठ से, धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर नाम का एक व्यक्ति था, उसकी मूर्ति आज भी लगी हुई है मेरठ में एक चौक पर। वो पहला व्यक्ति था जिसने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में विद्रोह, सैनिक विद्रोह, ये सैनिक विद्रोह केवल तभी शुरू हुए थे 57 में। इससे पहले भी अगर इतिहास में हम जाएं तो भारत की जो सेना में जो लोग काम करते थे, ब्रिटिश सेना में, उन लोगों ने सबसे पहले 1765 में बंगाल में विद्रोह कर दिया था सुविधाओं को लेकर के। और उससे पहले 1806 में वेल्लूर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और 1857 के पहले 1824 में भी सैनिकों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश सेना में रहते हुए, जो भारतीय सैनिक थे। कुल मिलाकर के 1857 का जो विद्रोह है वो पहला सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि उससे पहले भी सैनिकों ने विद्रोह किए थे। यानी 1806 में, 1824 में
पहले भी सैनिक विद्रोह कर चुके थे। तो कभी कभी यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या 1857 का विद्रोह पहला सैनिक विद्रोह था या इससे पहले भी भारत में सैनिक विद्रोह हुए थे। तो 1857 के विद्रोह से पहले भी भारत में जो भारत के सैनिक थे, जो ब्रिटिश सेना में काम करते थे, वो लोग विद्रोह कर चुके थे। तो अपने आप लोग क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट कि इट वाज नॉट अ फर्स्ट इन इट्स काइंड। अपने आप में ये पहला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी ये शुरू हो चुके थे। क्लियर। अब हम लोग इसके पीछे जाएंगे कि किस तरीके से ये विद्रोह हुए, किस किसने लीड किया, कहां से कहां तक चला। उससे पहले हम ये जान लें कि इनके बारे में विद्वानों की राय क्या क्या है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इतने जरूरी हैं कि बहुत बार आईएएस में यहां से क्वेश्चन आए हैं, मैनी टाइम्स, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। पीसीएस, पीएससी एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस एरिया से, जो मैं बताने वाला हूं। 1857 की जो भारत का संघर्ष है, इसके बारे में लोगों का क्या क्या मानना है, कुछ प्रमुख विचार। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न एक सैनिक विद्रोह था। आपको मालूम होगा इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी बेसिकली बैरकपुर छावनी है बंगाल में, वहां पर मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च को। और वहां पर यह अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस यूज होता है एनफील्ड राइफल में, उसकी ऊपर एक कैप होती है और उस कैप को मुंह से हटाते हैं और उस कैप के अंदर चर्बी लगी हुई है गाय की और सूअर की। इसके कारण यह विद्रोह फैला, ऐसा एक रीजन माना जाता है। लेकिन अभी हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, मैं केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से यह विद्रोह हुआ था। तो सर जॉन लॉरेंस करके एक ब्रिटिश थिंकर थे, उनका यह मानना था कि 1857 की घटना के पीछे गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस थे। उसके अलावा आगे हम देखते हैं एडवर्ड थॉम्सन और जीटी गैरेट, ये दो बड़े विद्वान थे जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनका मानना था कि 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं और जमींदारों का प्रायोजित विद्रोह या किसान विद्रोह कहा जा सकता है। यह उन लोगों की मानना था, विलियम एडवर्ड थॉम्सन और जीटी गैरेट। आप लोग चाहें तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम भारत में देखें तो सबसे बड़ा जो कमेंट किया था वो आरसी मजूमदार, जिनका नाम था रोमेश चंद्र मजूमदार। उन्होंने कमेंट किया था कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यानी आरसी मजूमदार ने जो आधुनिक भारत पर बहुत कुछ लिखा है, उनका यह मानना था कि यह एक तरीके से सैनिक विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। क्लियर। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उनका कहना था कि 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। आप लोग याद रखना। उसके अलावा बीडी सावरकर, जिन्होंने कहा था कि भारत की आजादी का, स्वाधीनता का प्रथम संग्राम था। उसके अलावा जेम्स आउट्रम, मतलब इसको अलग अलग रंग दिए गए थे। जेम्स आउट्रम का कहना था कि यह विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, यह जेम्स आउट्रम का कहना था। उसके अलावा बिपिन चंद्रा जो बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे, उसके अलावा उनका कहना था कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनको लाल बाल पाल कहते हैं हम लोग इतिहास में। क्लियर। और ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली का कहना था कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यानी इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री ने भी माना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये सारे इसके अलग अलग नाम हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमारे सामने 3-4 ऑप्शन है। कुछ लोगों का कहना था सैनिक विद्रोह था, कुछ लोगों का कहना था स्वाधीनता संग्राम था, कुछ लोगों का कहना था राष्ट्रीय विद्रोह था। ये आमतौर पर इसको लेकर के लोगों की अवधारणा है, चाहे वो ब्रिटिश यानी यूरोपियन विचारक हो, चाहे भारतीय लोग हों। क्लियर। सो ये इसके बारे में लोगों की मान्यताएं हैं। अब हम आएंगे कि यह विद्रोह कहां कहां फैला था, उसको देख लेंगे, फिर आएंगे हम भारत में इसके आगे के विकास क्रम की ओर। तो यह विद्रोह के केंद्र कहां पे थे और इनके नेता कौन थे? कई बार क्या है, जैसे कुछ लोग इसको धार्मिक विद्रोह मानते हैं, ऐसा नहीं था।
कुछ लोगों की नजरों में धार्मिक विद्रोह रंग देते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी आप जब सुनेंगे ना कि किस किस ने इसको लीड किया था, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस किस ने लीड किया था। दिल्ली में इस विद्रोह के और पूरे भारत के नेता थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली और पूरे भारत में इसके प्रतीक थे कौन? बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह था, वो इसका प्रतीक था, सिंबॉलिक हेड पूरे 1857 के विद्रोह का। लेकिन दिल्ली में जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था सेना का, उसका नाम था जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां। उसके बाद कानपुर में जिसने नेतृत्व किया था, वो अंतिम जो पेशवा थे, उनका दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, ग्वालियर में तात्या टोपे, गोरखपुर में गजादर सिंह, फर्रुखाबाद में नवाब तफजल हुसैन, सुल्तानपुर में शहीद हसन, संबलपुर में सुरेंद्र साई, संबलपुर उड़ीसा में है, हरियाणा में राव तुलाराम, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, दमोह सागर में शेख रमजाक, गढ़मंडला में शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद, रायपुर में नारायण सिंह, मंदसौर में शहजादा हुमायूं। ये सारे के सारे जो लोग हैं, वो आपको दिख रहे हैं कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग अलग अलग क्षेत्रों में इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो किसी के मन में अगर ये अवधारणा है ये धार्मिक विद्रोह था, तो ये बिल्कुल नहीं था। यानी इसमें सभी लोग शामिल थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। कहीं देखा आपने, कहीं हिंदू लीड कर रहा है, कहीं मुस्लिम लीड कर रहा था। और विद्रोह में शामिल होने वाले सारे जो लोग थे सैनिक, वो हिंदू सैनिक भी थे और मुस्लिम सैनिक भी थे। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि यह धार्मिक विद्रोह नहीं था, जैसा कि कुछ लोग इसको रंग देते हैं। आपने इसके नेताओं के नाम सुन लिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, जो ब्रिटिश गजेटियर है उसमें ये नाम लिखे हुए हैं। इन लोगों ने इसको लीड किया था। जो ब्रिटिश के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में ये सारी चीजें उल्लिखित हैं। तो अगर कहीं आपको लगता है कि यह धार्मिक विद्रोह था जो है गाय की चर्बी से पैदा हुआ था, नहीं, वो एक सैनिक असंतोष था, उसकी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। ये विद्रोह इतने सारे क्षेत्रों में फैला था और ये दर्शाता है इनके नेताओं के माध्यम से कि इसमें लीड करने वाले लोग हिंदू और मुसलमान दोनों लोग थे और सेना में सिपाही दोनों ने मिलकर के ही इस युद्ध को लड़ा था। इसका मतलब है ये धार्मिक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारत को ब्रिटिश गुलामी से आजादी दिलाने का एक प्रयास था। हो सकता है उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, हर एक नवाब की, हर एक राजा की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी कि उनका शासन हो जाएगा, लेकिन ये इसको हम लोग धार्मिक या सांप्रदायिक विद्रोह नहीं कह सकते। क्लियर? अब कुछ क्षेत्रों में जो ब्रिटिश गवर्नर हैं उनके नाम बता दूं, जो ब्रिटिश सेनापति थे जिन्होंने इसको लीड किया था। कौन कौन थे? दिल्ली में लेफ्टिनेंट बिलोबी, जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। इन 3 लोगों की सेनाओं ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया था। और जो मेरठ का विद्रोह है, मूलतः वो कहां आ गया था? मेरठ का विद्रोह मूलतः अलीगढ़, दिल्ली में आ गया था। उसके अलावा कानपुर में सर हू व्हीलर और कोलिन कैंपबेल, इन 2 लोगों ने इस विद्रोह को दबाया था और नाना साहब को कैंपबेल ने हराया था। क्लियर? उसके अलावा लखनऊ में सर हेनरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी, इन लोगों ने इस विद्रोह को दबाया था। उसके अलावा झांसी में ह्यूरोज, आपने सुना होगा नाम ह्यूरोज। बनारस में कर्नल जेम्स नील, ये कुछ प्रमुख सेनापति थे अंग्रेजों के। वीरांगना अवंतीबाई के खिलाफ जो था उसका नाम था वॉडिंगटन। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इस विद्रोह के अगले चरण में। अगले चरण में हम देखेंगे कि इस विद्रोह में क्या क्या हुआ, मेन चीजों पर हम लोग आएंगे। हाँ, मैं इसकी समीक्षा बाद में करेंगे, हम लोग बाद में समीक्षा करेंगे कि ये देश को आजाद करने के लिए था या खुद को राजा बनाए रखने के लिए था। ये सारे पहलुओं की समीक्षा करेंगे। पहले हम तथ्यात्मक चीजें आपके सामने रख रहे हैं कि इसके फैक्ट क्या थे। मतलब इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने इसको लीड किया। इसका मतलब यह है कि धर्म इसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कुछ और वजह है। वही कारण हम जानेंगे। अगर हम कारण इसके जान गए
तो हमको ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा कि विद्रोह क्या था। क्लियर। सो सबसे पहले पहली जो घटना हुई थी विद्रोह की, वो पहली घटना क्या थी? पहली घटना ये थी कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी थी बंगाल में, वहां पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। और मंगल पांडे ने विद्रोह किया, उसका कारण यह बताया गया कि जो एनफील्ड राइफल, नई जो राइफल आई है, उस राइफल के अंदर जो कारतूस है, उसकी जो कैप है, उसमें गाय की चर्बी है। इस कारण से उन्होंने विद्रोह किया और एक सैनिक अफसर की हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को पकड़ा गया और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। ये एक छोटी सी घटना घटी थी बंगाल में, लेकिन बंगाल में व्यापक विद्रोह नहीं हुआ। बंगाल में कोई व्यापक विद्रोह इससे नहीं हुआ। उस घटना के बाद वहां कुछ हलचल नहीं हुई। एक्चुअली विद्रोह की तैयारी जो चल रही थी वो नॉर्थ इंडिया में चल रही थी और बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। लोगों के अंदर सूचनाएं पहुंच रही थी, एक दूसरे से संपर्क साध रहे थे राजा महाराजा, किसान, और वहां यहां पर तैयारी चल रही थी। यहां पर जो है नॉर्थ इंडिया में तैयारी चल रही थी। बंगाल में हमें कोई घटना देखने को नहीं मिलती। मंगल पांडे के बाद अगर हम देखें तो हमें बंगाल में इस आंदोलन को लेकर के कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। विद्रोह की शुरुआत होती है मेरठ से। 1857 में 10 मई को मेरठ में धन सिंह गुर्जर नाम के एक आदमी ने सेना में बगावत कर दी। वो सेना में ही था, ऑफिसर था वो, और सैनिकों को भड़का दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और फिर जो है भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, उनको मारना और कब्जा कर लिया पूरी छावनी पर मेरठ में। और मेरठ जीतने के बाद ये लोग आगे बढ़े और इन्होंने फिर अलीगढ़, बुलंदशहर, यहाँ पर सब जगह लोगों को साथ लिया और सारे जगह से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया। उसके बाद ये लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच करके ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके खिलाफ इन्होंने मुगल बादशाह से आह्वान किया कि हमने अंग्रेजों का शासन समाप्त कर दिया है और आप चाहो तो इसको लीड करो। तो पहले थोड़ा सा असमंजस हुआ। किसको? बहादुर शाह जफर को। लेकिन बहादुर शाह जफर को बाद में लगा कि बहादुर शाह जफर कोई नाम मात्र का राजा रह गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको लाल किले तक सीमित कर रखा था। बाकी दिल्ली और सारा शासन अंग्रेजों के पास था। बहादुर शाह जफर को लगा कि हो सकता है एक मौका मिल जाए, हो सकता है एक चांस बन जाए कि अगर भारत में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में बगावत कर दे तो हम पुनः भारत में भारतीय राज्य की स्थापना कर सके। बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। ये थी इसकी कहानी। उसके बाद जैसे जैसे इसकी सूचना पहुंचती गई, ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जैसे मैंने केंद्र बताए, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, बनारस, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, हरियाणा, मेरठ, ये सारे क्षेत्रों में ये विद्रोह फैलता चला गया। सागर, बहुत सारे एरिया में ये विद्रोह फैलता चला गया। और जिसको भी पता चला, जमींदार को पता चला, जमींदार को लगा कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, तो वो भी साथ में हो लिया, सैनिक भी साथ में हो लिए, कहीं कहीं किसान भी साथ में हो लिए। कुल मिलाकर के एक व्यापक जन सैलाब तैयार हो गया अंग्रेजों के खिलाफ और हर जगह ब्रिटिश सत्ताओं को उखाड़ फेंका गया, तमाम अंग्रेजों की हत्याएं की गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिश लोगों के पास रिसोर्सेस थे, उनके पास संसाधन ज्यादा थे, उनके पास बंगाल में बहुत बड़ी सेना थी, मद्रास में बहुत बड़ी सेना थी, ये सारी चीजें उनके पास थी। तो धीरे धीरे करके उनकी सेनाएं आना शुरू हो गई और जो विद्रोह के केंद्र थे, उन विद्रोह के केंद्रों पर विद्रोह के दबाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सेनाएं उतारी गई और धीरे धीरे करके उन लोगों को इन्होंने विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटिश सेना ने। क्लियर। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग झांसी का पूरा विद्रोह, झांसी की रानी और हीरोज के बीच में क्या हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लखनऊ में पूरा विद्रोह कैसे किया हजरत महल ने, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हमने आपको नाम बता दिए हैं कि इन क्षेत्रों में इन्होंने लीड किया था। जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग इनके डिटेल में पढ़ लें कि कानपुर में नाना साहब ने किस तरीके से विद्रोह किया, या हमारा झांसी की रानी ने कैसे विद्रोह किया। ये सारी चर्चाएं आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। हमारा काम है इसके बारे में जो विश्लेषण वाली चीजें हैं, तथ्यात्मक, उनके बारे में चर्चा करना। करते हैं हम लोग। पहले आते हैं इसके कारणों के ऊपर कि आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ, ये विद्रोह आखिर क्यों हुआ, क्या इसकी वजह थी। तो देखिए, कोई भी विद्रोह होता है या कोई भी घटना होती है तो उसके लिए एक तात्कालिक कारण होता है। मतलब कोई तुरंत में कोई घटना होती है जिसके कारण से विद्रोह फूट पड़ता है,
लेकिन अगर कोई बड़ा विद्रोह या कोई बड़ी घटना होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे कारण उसके पीछे इकट्ठे होते रहते हैं, जिसके कारण अच्छा, डॉक्टर सौरभ राजपूत का कहना है कि सर हम तो सोच रहे थे कि मेरठ का विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। नहीं, मेरठ का जो विद्रोह है वो धन सिंह गुर्जर ने किया था और ये 10 मई 1857 को हुआ था। मंगल पांडे ने जो किया था वो बैरकपुर छावनी में बंगाल में किया था और उन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर की हत्या कर दी थी। क्लियर? चलिए, अरे भाई आप लोग कमेंट में अनावश्यक की चीजें, अनावश्यक डिबेट मत करिए कमेंट में। आप लोग चर्चा को पहले सुनिए। आप लोग जो है इस कमेंट में कुछ मत लिखिए। आप लोग ये देखिए कि हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, वहां से आपको समझ में आएगा। तो कोई भी बड़ा विद्रोह होता है या कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे एक तात्कालिक कारण होता है। तात्कालिक कारण वही था, कौन सा? सुअर की और गाय की चर्बी वाला, वही तात्कालिक कारण था जिसके कारण से सेना में असंतोष फैला और ये सूचनाएं सब जगह पहुंची। ये जो सूचनाएं है वो हर छावनी में पहुंची कि अंग्रेजों ने इस तरह की चीजों को किया है। ये सच था या नहीं था किसी को नहीं पता, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। केवल ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह की रूमर्स या अफवाह या जो भी थी वो फैली गई, हो सकता है ये सही भी हो। इसके कारण से सिपाहियों के अंदर असंतोष पैदा हुआ, लेकिन ये केवल एक तात्कालिक कारण था। इससे पहले इस विद्रोह के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, जिसके कारण से भारत के राजाओं के अंदर, भारत के साहूकारों के अंदर, भारत के जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, उन सब के अंदर वो चीजें भरती चली जा रही थी। वो केवल एक वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब जाकर के वो विद्रोह कर दें। तो उन सभी कारणों की हम समीक्षा करेंगे कि सारे कारण कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम आते हैं सैनिक कारण के ऊपर। पहला जो कारण था, क्योंकि इसमें विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने की थी, जो मेरठ में विद्रोह की शुरुआत की थी वो सेना के लोगों ने की थी, जो भारतीय लोग थे, ब्रिटिश सेना में काम करते थे। सबसे पहले हम यही सैनिक कारण देखेंगे कि सैनिक कारण क्या था। तो जैसा मैंने कहा कि सेना में वेतन को लेकर के विसंगतियां थी। सेम रैंक पर अगर कोई यूरोपियन व्यक्ति है, सेम रैंक पर अगर कोई यूरोपियन व्यक्ति है, उसका वेतन भारत के सिपाही से ज्यादा था। सेम रैंक पर उसकी वर्दी अच्छी थी, उसको खाना भी अच्छा मिलता था, उसके अलावा प्रमोशन की संभावनाएं बहुत कम थी। भारत का व्यक्ति कितना ही योग्य था, सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता था, चाहे कितनी अपनी सेवाएं दे उससे ऊपर नहीं जा सकता था। वेतन विसंगतियां, सेवाओं की विसंगतियां और प्रमोशन, ये सारी चीजें थी जिसके कारण से सैनिकों में असंतोष रहता था। अगर कोई यूरोपीय उनसे कम जूनियर आता था, उनसे जूनियर यूरोपीय भी आता था, तो उसको भी क्या था, ज्यादा प्रमोशन के चांस थे एज कंपेयर टू इंडियन जो सोल्जर्स थे। तो एक तो बड़े बड़े कारण था सैनिकों के बीच में भेद, चाहे तनख्वाह का भेद हो, चाहे सुविधाओं का भेद हो, चाहे प्रमोशन का भेद हो। एक बड़ा कारण यह था और ये लंबे समय से चलता चला आ रहा था, एक बात। दूसरा क्या था कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय एक कानून आया था, जिस कानून का नाम सुन लीजिए। उस कानून का नाम था द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये कानून आया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उस कानून में यह कहा गया था कि भारत में जो भारतीय सैनिक हैं, अब उनको भारत के बाहर जाकर के भी क्या करना पड़ेगा, अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी और उनको समुद्र के रास्ते भी जाना पड़ेगा। और भारत में क्या था, भारतीय धार्मिक परंपरा में इतनी ज्यादा अंधविश्वास और कूपमंडूकता थी कि भारतीय लोगों की दृढ़ मान्यता थी कि हम समुद्र में पैर नहीं देंगे, समुद्र में पैर देते ही हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यह भारतीय मान्यता थी। लॉर्ड कैनिंग के समय जब 1856 में कानून आया, वो कानून था द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उसमें उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि भारत के जो भारतीय सैनिक हैं, इनको समुद्र पार जाके भी सेवाएं देनी पड़ेंगी। इसके कारण से क्या हुआ कि आप जानते हो, धर्म एक ऐसा मामला है जो व्यक्ति को सबसे जल्दी विचलित करता है। धर्म एक ऐसा मामला है जो लोगों को सबसे ज्यादा विचलित करता है। और ऐसे मामले में जहां रूढ़ियों से परंपरा चली आ रही हो बहुत समय से, तो जब लोगों को यह पता चला कि हमको जो है समुद्र में जाकर के सेवाएं देनी पड़ेगी और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो एक तरीके से सैनिकों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि ये हम लोगों को हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो एक बड़ा कारण था ये द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के जो प्रावधान थे, इन्होंने सैनिकों के अंदर बहुत सारी चीजें भर दी थी। एक और मैं चीज आपको बताऊं, इसमें एक और कानून आया था 1854 में। 1854 में क्या किया था, 1854 में, 1854 तक, 1854 तक भारत के जो सिपाही थे, मतलब जो भारत के लोग थे जो ब्रिटिश सेना में काम करते थे,
उनको डाक की मुक्त सुविधा थी, मतलब वो चिट्ठी भेज सकते थे निःशुल्क, कहीं भी चिट्ठी। जैसे मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश का सिपाही था, उसकी पोस्टिंग मद्रास में थी, तो उसको अगर अपने घर पर चिट्ठी भेजनी होती थी तो वो अपने घर चिट्ठी भेज सकता था निःशुल्क, उसका कोई शुल्क उसको नहीं देना होता था। 1854 में क्या किया गया, इस सुविधा को बंद कर दिया गया। यानी जो निःशुल्क सुविधा मिलती थी चिट्ठी की, उस समय फोन तो थे नहीं, ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट था, तो अपने घर वालों से बातचीत करने का केवल एकमात्र साधन क्या था, उनके पास सिर्फ यही साधन था कि वो किसी तरीके से कोई चिट्ठी लिख करके अपने घर वालों का हालचाल जान लें। और आर्मी जो सेना की जो नौकरी थी वो ऐसी थी जिसमें आप हो सकता है 6 महीने 1 साल घर ना आओ, इतने लंबे लंबे समय तक उनको काम करना होता था। तो ऐसे में चिट्ठी उनका एक बड़ा जरिया थी, और ये चिट्ठी की मिलने वाली सुविधा को अंग्रेजों ने 1854 में समाप्त कर दिया। इसके कारण से भी सैनिकों में असंतोष था। तो सैनिक कारण समझ में आ गए, वेतन है, भोजन है, सुविधाएं हैं, प्रमोशन है, और ये जो हमको डाक में जो सुविधा मिलती थी निःशुल्क डाक की, ये है। और सबसे खतरनाक क्या था कि वो एक कानून ला दिया गया जिसके माध्यम से सैनिकों को समुद्र में जाकर सेवाएं देनी पड़ेगी। और तात्कालिक कारण आपको पता ही है कि चर्बी वाले कारतूस ने उसमें, जैसे बारूद तो था, बारूद इकट्ठा हो चुका था, बस चिंगारी चाहिए थी, तो चर्बी वाले कारतूस वो चिंगारी थे। क्योंकि भाई सेना के साथ में, सेना के जवानों के साथ में इतना ज्यादा भेदभाव था, इसके कारण उनके अंदर असंतोष पैदा हो रहा था, उनके अंदर ये सारा असंतोष पैदा हो रहा था। केवल एक चिंगारी चाहिए थी, चर्बी वाले कारतूसों ने वो काम भी कर दिया। तो ये सारे क्या थे, सैनिक कारण थे। उसके अलावा हम आते हैं इसमें हमारे जो आर्थिक कारण है, हाँ, धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक कारण क्या थे कि आपको पता होगा 1881 में एक कानून पास किया गया था, 1882 में, जिसको ब्रह्म विवाह कानून कहते हैं, जिसमें लड़कियों की उम्र फिक्स कर दी गई कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं होगा। उसके बाद 1891 में एक और कानून आया था, एज ऑफ कंसेंट बिल, सॉरी, हाँ, उससे पहले जो सामाजिक सुधार कानून है उसमें हम लोग आते हैं, एक मिनट, सती प्रथा। हाँ, जो सती प्रथा था, सती प्रथा का कानून 1829 में, 1829 या उसी के आसपास की बात है, 1829 में 1833 के चार्टर में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 1829 में घोषणा की थी कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को 1856 में मंजूरी दे दी गई। इससे क्या हुआ कि भारत में जो सामाजिक जो परंपरा चली आ रही थी, उन सामाजिक परंपराओं को कानून बना के अंग्रेजों ने बदलना शुरू कर दिया। जैसे नरबली प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग ने खत्म कर दिया 1843 में, सती प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया गया, जो शिशु हत्या है इसको रोक दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को चालू कर दिया गया। तो ये जो सारे सामाजिक काम अंग्रेज कर रहे थे, उससे भारत के जो लोग थे उनको लगा कि हमारी जो सामाजिक परंपरा है इसको नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, हमारी जो सामाजिक परंपराएं वो अंग्रेजों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से भी भारत के लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ी, खास करके जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे और जागरूक वर्ग थे उनके अंदर नाराजगी बढ़ी कि हमारे जो सामाजिक कार्य हैं उनमें दखल दी जा रही है, और हमारे सामाजिक कार्य कानूनों को बदला जा रहा है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो जो अंग्रेजों ने सामाजिक मामलों में दखलंदाजी की, इसने भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया, एक वजह। एक और क्या था, जैसा आपने सुना होगा 1813 ईस्वी के में जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें ईसाई मिशनरियों को ये परमिशन दे दी गई कि वो भारत में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, शिक्षा के नाम पर और धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर उन्होंने भारत में धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। खास करके आदिवासी एरिया में और तमाम क्षेत्रों में उन्होंने हिंदू धर्म की कमियां उजागर करना और धर्म बदलवाना लोगों का ये शुरू कर दिया। इसके कारण भी लोगों में नाराजगी बढ़ी, इसके कारण से लोगों में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ असंतोष बढ़ता चला गया। तो एक तरफ सैनिकों में संतोष बढ़ रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो भारत के बुद्धिजीवी लोग थे या सामाजिक रूप से जागरूक लोग थे, उनको अपनी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में अंग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। इस कारण से ये लोग भी नाराज हो गए। उसके अलावा आर्थिक कारण, एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण था, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। हमने देखा था कृषि का वाणिज्यिकरण, जिसमें उन्होंने मनमानी फसलें भारतीयों पर थोप दी और भारत से कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन की तरफ होने लगा और पक्का माल वहां से बनके यहाँ पे आने लगा। तो भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग, भारत की कृषि, भारत के गांव सब आर्थिक रूप से बर्बाद होने लगे।
तो इस बड़े आर्थिक कारण ने लोगों के अंदर गरीबी पैदा करी और ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कई सारे किसान विद्रोह में ये सारी बातें नजर आती हैं। किसान जो है विद्रोह क्यों कर रहा है? क्योंकि किसान गरीब हो रहा है, अकाल पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इन सारे कारणों से भी आम भारतीय ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ होते चले जा रहे थे। मतलब एक तरह का माइंडसेट ऐसा बनता जा रहा था कि अंग्रेज केवल शोषक हैं, अंग्रेज केवल शोषण करने के लिए आए हैं। इस वजह से भी भारत के आम जनता में भी अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आर्थिक नीतियों के कारण असंतोष पैदा हो रहा था। और क्या था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि लॉर्ड डलहौजी, आपने नाम सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी एक नीति लेके आया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत या हड़प की नीति। तो विलय के सिद्धांत या हड़प की नीति के माध्यम से उसने क्या काम किया? अगर किसी राजा के कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा करके उसके राज्य को छीनना शुरू कर दिया। और तमाम राज्य, झांसी का राज्य था, नागपुर का राज्य था, तमाम राज्यों को उसने छीनना शुरू कर दिया। इसके कारण से जो राजे महाराजे थे वो राजे महाराजे भी अपने राज्य जाने से नाराज हो गए। भाई किसी का आप राज्य छूनोगे तो वो आपका विरोधी हो जाएगा। तो ब्रिटिश जो पॉलिसी थी वो यही थी कि वो राजनीतिक नीति उन्होंने ऐसी अपनाई जिसके कारण से तमाम राजाओं से, जागीरदारों से, जमींदारों से उनकी वो सारी चीजें छीन ली। और जब वो छीन ली तो इन लोगों में असंतोष पैदा हो गया। ये ब्रिटिश सत्ता के ये लोग खिलाफ हो गए। कौन? जो राजे महाराजे थे, बहुत सारे राजे महाराजे और सामंत और जमींदार, इस तरह के जो लोग थे। तो इसके ये सारे कारण जो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सैनिक हो, सारे कारणों से विद्यमान होकर के भारत में एक बारूद बना दिया था। यानी एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि कोई शुरू कर दे तो तमाम लोग विद्रोह कर सकते हैं। किसान भी विद्रोह कर सकते हैं, उसके अलावा सैनिक भी विद्रोह कर सकते हैं, राजा भी विद्रोह कर सकते हैं, आम जनता भी विद्रोह कर सकती है। एक ऐसा माहौल भारत में बन गया था जिसके कारण से सारे लोग विद्रोह कर सकते थे। और जैसा मैंने कहा कि जब 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोह जैसे ही मेरठ से दिल्ली पहुंचा उसके बाद तुरंत बुलंदशहर, अलीगढ़, एटावा होते हुए पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, सब जगह विद्रोह फैल गया। इसका मतलब जनता तैयार थी, जनता तैयार थी। इसके कारण से यह विद्रोह कुछ ही समय में पूरे मतलब उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में फैल गया। अलग अलग जगह पर विद्रोह में लोगों ने लड़ाइयां की, लंबे समय तक चलता रहा विद्रोह। जैसे 57 का शुरू हुआ, 1858 में जाकर के इस पे नियंत्रण पाया जा सका। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, बहादुर शाह जफर के जो लड़के थे उनको लाल किले में गोलियां मार दी गई। बहादुर शाह जफर को पकड़ के रंगून भेज दिया गया बर्मा। इसी तरीके से अंग्रेजों ने अलग अलग जगह, झांसी की रानी ने अपने आप को समाप्त कर लिया, वीरांगना अवंतीबाई ने अपने आप को समाप्त कर लिया, बेगम हजरत महल लखनऊ में उन्होंने संघर्ष जारी रखा और वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, वो नेपाल चली गई और नेपाल में जाकर के भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। इसी तरीके से तमाम सारे नेता शहीद हुए, तमाम सारे सैनिक मारे गए दोनों पक्ष से। और कुल मिलाकर के लगभग 1-1.25 साल तक भारत में एक ऐसा माहौल रहा जहां बहुत सारे क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश सत्ता के पास बहुत ज्यादा संसाधन थे, बहुत ज्यादा शक्तियां थी, इस कारण से अल्टीमेटली वो धीरे धीरे करके सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त करते गए और लगभग 1-1.25 साल के बाद यह विद्रोह पूरे देश में समाप्त हो गया। क्लियर? सो हम लोग हर एरिया के विद्रोह की चर्चा नहीं करेंगे आपसे, ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ लीजिए। जैसे झांसी का पढ़ना है, लक्ष्मीबाई का, तो वो पढ़ लीजिए। अच्छा, कुछ लोगों को एक और मैं जानकारी यहाँ पे दे दूं, कई बार लोगों को लगता होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई यही लोग थे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं थी इसमें। जैसे ऊदा देवी, लखनऊ में ऊदा देवी ने विद्रोह किया था, वो पासी समाज से थी। झलकारी बाई जो लक्ष्मीबाई की सहयोग थी वो कोरी समाज से थी। सरस्वती बाई, इसी तरीके से आपको तमाम महिलाएं भी मिलेंगी नेतृत्व करते हुए सैनिक टुकड़ियों का इस विद्रोह की। इसकी एक बड़ी खास बात थी ये। अब हम लोग आगे आते हैं इस विद्रोह में और आगे चर्चा करते हैं कि इस विद्रोह की क्या क्या मेन जो विशेषताएं थी। संगठन, बहुत सारे क्षेत्रों में इसके लिए संगठन बनाए गए और कमल का और रोटी का इस्तेमाल किया गया था प्रतीक के रूप में। जैसे एक राजा दूसरे राजा को संदेश भेजता था या एक सैनिक दूसरी छावनी को संदेश भेजता था, तो उसके बारे में कहा जाता है कमल जो है दिया जाता था। कमल और रोटी वो प्रतीक था। तो कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह में सूचना देने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग होता था, तो आप लोग याद रखिएगा कमल और रोटी ये प्रतीक थे उसके सूचना के, इंफॉर्मेशन के। और हो सकता है यहां से क्वेश्चन पहले कभी आया हो या आगे पूछा जाए। लेकिन इस विद्रोह ये जो 1857 का जो विद्रोह था, इसके उद्देश्य अलग अलग थे।
जैसे सैनिक क्या चाहते थे कि हमारी सुविधाएं बहाल हों, राजा महाराजा चाहते थे हमारा राज्य वापस हो, और जो आम किसान थे, वो आम किसान चाहते थे कि हमारे ऊपर जो मालगुजारी बढ़ा दी गई है, जो राजस्व बढ़ा दिया गया है, जो हमारा शोषण हो रहा है, इस शोषण से मुक्ति मिले। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि भारतीय लोगों की ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके भारत को एक राष्ट्र बनाने की पहल थी। हालांकि बहुत सारे फैक्ट से ये बात अभी मैच नहीं करती है, वो एक मत है। लेकिन यहां पर जो हमें दिखाई देता है वो क्या है, यहां पर हमें सब लोगों के उद्देश्य अलग अलग दिखाई देते हैं। और दूसरा, हमें कोई भी राष्ट्रीय संगठन भी नहीं दिखता। जैसे बहादुर शाह जफर को जो मेरठ के सैनिकों ने अपना राजा मान लिया, लेकिन ये चीजें हमें बाकी क्षेत्रों के वहां से नहीं मिलती हैं। मतलब बाकी जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे, उन लोगों ने कोई ऐसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं किया जिससे कहा जाए कि वो लोग बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ने को तैयार थे। क्लियर? उसके अलावा इस विद्रोह के बारे में एक और चीज थी कि इस विद्रोह के लिए कोई टाइम सीमा फिक्स नहीं थी। इनके बारे में कोई टाइम सीमा फिक्स नहीं थी, कब कहां विद्रोह करना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह विद्रोह जो है 31 मई को शुरू करना था, लेकिन मेरठ के सैनिकों ने यह विद्रोह पहले शुरू कर दिया 10 मई को। इसके कारण से ब्रिटिश सेनाएं सतर्क हो गई अलग अलग छावनियों में, और उतनी तीव्रता के साथ विद्रोह नहीं हो पाया। तो एक ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों ने चैनल के माध्यम से ये बनाया था सिस्टम कि 31 मई को पूरे भारत में विद्रोह किया जाएगा, लेकिन 10 मई को जब विद्रोह हो गया तो वो जो डेट थी 31 मई वाली वो आई नहीं, और इसका एक तरीके से लीक हो गया। तो बहुत सारी जो तैयारियां थी वो अधूरी रखी रह गई, ऐसा भी एक मत है। कुछ इस तरह के भी एविडेंस मिलते हैं कि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था जो एक समय पर विद्रोह किया जाए। क्लियर? अब हम आते हैं क्रांति की शुरुआत। जो मैंने पहले बताया, क्रांति की शुरुआत होती है आपकी मेरठ से, उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद ये फैलता चला जाता है अलीगढ़, बुलंदशहर, आजमगढ़, मेरठ, ये गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, सागर, नीचे जबलपुर तक पहुंच जाता है, ऊपर हरियाणा पहुंच जाता है। ये सारी जगह पर विद्रोह फैल जाता है। लेकिन ये विद्रोह जो है मैसूर वगैरह में कुछ एरिया में था, लेकिन आमतौर पर दक्षिण भारत में कोई बहुत इसके हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा प्रमाण हमको इसके विद्रोह के नहीं मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे इस विद्रोह के बारे में कि इस क्रांति का दमन, जैसे हमने चर्चा की, दमन किस तरीके से किया। हीरोज, कैम्पबेल, नील, वॉडिंगटन, ये सारे जो ब्रिटिश सेनापति थे अलग अलग सेनाओं के, इन लोगों ने अलग अलग केंद्रों में ताकतवर सेनाएं बुला बुला करके और वहां एरिया को घेर घेर करके संघर्ष चला लंबे समय तक, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। वो कारणों में इसकी परीक्षा वो करेंगे समीक्षा कि इसके कारणों से पता चलेगा कि ये क्यों फेल हुआ, ये असफल क्यों हुआ। तो हम उसी पर आते हैं कि इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ये असफल हो गया हो। ये विद्रोह जो है पूरी तरीके से असफल नहीं हुआ, हालांकि तात्कालिक रूप से इसका दमन कर दिया गया और भारत में व्यवस्थाएं बदली, लेकिन हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि इसकी फेलियर्स के पीछे क्या रीजन थे। उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण था इसमें निश्चित समय का ना होना। पहला जो बड़ा कारण था, क्योंकि विद्रोह अलग अलग समय पर हो रहा था। मेरठ में 10 मई को हुआ, किसी ने जून में किया, किसी ने जुलाई में किया, किसी ने अगस्त में किया। अलग अलग समय पर विद्रोह कर रहे थे। कहीं का नवाब कभी कर रहा है, कहीं का राजा कभी कर रहा है, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं था। अलग अलग जो अपनी मर्जी से लोग विद्रोह कर रहे हैं। जब सूचना पहुंच जाती थी कि वहां विद्रोह हो गया है तो उन्होंने कर दिया। तो सबसे बड़ी जो विफलता थी उसका पीछे एक बड़ा रीजन था कि संगठित रूप से एक तय समय पर विद्रोह नहीं किया गया। इसके कारण यह असफल हुआ, क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो गई। अंग्रेजों से पूरे भारत में नहीं लड़े लोग, अलग अलग टाइम पर लड़े और उतना अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल जाता था। उसके अलावा देसी राजाओं का रुख, आपको पता है बहुत सारे जो देसी राजा थे वो जो है भारत के जो लोग थे लड़ने वाले उनके खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ थे। मैं आपको नाम बता देता हूं कि कौन कौन से राजा थे जो अंग्रेजों के साथ थे उस विद्रोह में। मतलब बहुत सारे देसी राजाओं ने, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके कारण भी ये विद्रोह को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता इसको मिलनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इसकी असफलता के पीछे। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से राजा थे। देखिए, भारत की 21 रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिंधिया का नाम सुना होगा, ग्वालियर, वो इसमें अंग्रेजों के साथ थे।
जयपुर की रियासत, बीकानेर की रियासत, मारवाड़ की रियासत, रामपुर की रियासत, कपूरथला के राजा, नाभा के राजा, जींद के राजा, भोपाल की रियासत, सिरोही, मेवाड़, पटियाला, अलवर, भरतपुर, बूंदी, जावरा, बीजापुर, अजयगढ़, रीवा, केंदुझाड़, हैदराबाद, कश्मीर और नेपाल के राजाओं ने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। अब आप सोचिए कि भारत में इतने सारे राजा अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो ऐसे में भारतीयों की जीतने की संभावना वैसे ही कम थी। भाई सैनिक थे, सैनिक जो है संगठित थे नहीं, कितना लड़ते वो। तो इस विद्रोह की असफलता के पीछे एक बड़ा कारण क्या था कि भारत के बहुत सारे बड़े राजाओं ने इसमें विश्वासघात किया था भारतीयों के खिलाफ। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई किसी को राजा महाराजा और इसके नाम से मत पुकारा करो। लोकतंत्र आ गया है, किसी के आगे राजा महाराजा जैसे शब्द मत लगाया करो। डेमोक्रेसी है, केवल श्री श्रीमान पर्याप्त है। और वैसे भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया है। किसी के नाम के आगे उपाधियां नहीं लगाई जा सकती, केवल शैक्षणिक उपाधियां और सेना की उपाधियां लग सकती हैं। संविधान गैर संवैधानिक है, किसी के आगे राजा महाराजा, महाराजा धीराज, श्री श्री ये सब मत लगाया करो। ये सब अच्छी चीजें नहीं है। ये बेसिकली क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सभी लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए। तो ये जो सारी रियासतें थी, इन सारी रियासतों ने क्या किया था, ब्रिटिश सेना का पक्ष लिया था, अंग्रेजों का पक्ष लिया था। इसी के कारण से अंग्रेजों के पास सूचना के साधन अच्छे थे, अंग्रेजों के पास इनकी तरफ से सेनाएं मिल गई थी। इस कारण से इस विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया था। अगर ये लोग, अगर ये भारत के जो राजा थे, अगर ये न्यूट्रल भी रह जाते तो हो सकता है भारत 1857 में आजाद हो जाता। क्योंकि भारतीयों ने सैनिक, जो इंडिया के सैनिक थे, उन्होंने टेरर पैदा कर दिया था अंग्रेजों के अंदर। इतने बुरी तरीके से अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया था कि अंग्रेज अधिकारियों को ये लगा ही था कि अब यहां से भागी जाओ, मतलब इंडिया छोड़ दो। मैं आपको एक घटना बताता हूं। 1857 के विद्रोह की एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, किताबों में आपको नहीं मिलेगी। फर्रुखाबाद जिला पड़ता है यूपी में। यूपी में फर्रुखाबाद जिला है एक। फर्रुखाबाद जिला में एक जगह है फतेहगढ़। तो वहां फतेहगढ़ के पास में गंगा बहती है, गंगा नदी, थोड़ी दूरी पर। तो 1857 के विद्रोह में वहां के लोगों ने बहुत सारे अंग्रेजों को नाव में डुबा के मार दिया था, पानी के अंदर गंगा में डुबा करके मार दिया था। ये घटना आपको वैसे पढ़ने को नहीं मिलेगी। हालांकि उसके बदले में फिर अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया था, बहुत सारे लोगों को फांसियां दी गई थी। लेकिन ऐसी ऐसी बहुत घटनाएं हुई थी। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तमाम जगह पर लोगों ने जो है, किसानों ने, तमाम जगह मल्लाहों ने, इन लोगों ने नावों से डुबा डुबा के अंग्रेजों को मारा था। तो अंग्रेजों के अंदर भय पैदा हो गया था कि भारत को छोड़ के भाग जाओ, हिंदुस्तान को छोड़ दो, तभी हम बच पाएंगे। लेकिन भारत के राजा महाराजाओं ने क्या है, भारत के किसानों का, भारत के सैनिकों का, जो सारे लोग थे, उन सारे लोगों के प्रयास को विफल कर दिया था। वो उनके साथ मिल गए थे। इसी कारण से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, एक कारण। उसके अलावा क्या हुआ था, अंग्रेज जो है बड़े स्मार्ट थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस विद्रोह में भारत में हिंदू मुस्लिम एकता थी इस विद्रोह में, क्योंकि मैंने जो आपको नाम बताए, हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक मिलकर लड़ रहे थे। और साथ ही साथ हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के नेता कॉमन थे। किसी का नेता मुस्लिम था, किसी का नेता हिंदू था। अंग्रेजों ने फिर भी इसका सांप्रदायिकरण कर दिया, सांप्रदायिकरण कर दिया। उन्होंने जैसे सिखों को अलग कर दिया, सिखों को इससे अलग कर दिया। नेपाल के जो गोरखा सैनिक थे, उन गोरखाओं को अलग कर दिया। मद्रास को इससे अलग कर दिया। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं अपनी सांप्रदायिक चालों में सफल हो गए, अपनी सांप्रदायिक चालों में सफल हो गए। और इसके कारण से, सांप्रदायिक के कारण से लोगों में गुटबाजी और थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया। अंग्रेज ये बहुत स्मार्ट थे, डिवाइड एंड रूल जो है करने में बहुत माहिर थे अंग्रेज। और मैं आपको बताऊं, दुर्भाग्य से वो गुण दे गए भारतीयों को। अपने हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख लेना, सबसे ज्यादा लोग डिवाइडेड हैं। ऐसे ही जो डिवाइड एंड रूल था, ये ब्रिटिश पॉलिसी थी। फतेहगढ़ में ये सारी कहानी है वो लोधियों ने की थी। फतेहगढ़ में जो अंग्रेजों को मारा था वो लोधियों ने मारा था, बहुत बुरे तरीके से गंगा में डुबा डुबा के। उसके बाद बहुत सारे लोधियों को कत्लेआम हुआ था और बाद में बहुत सारे लोधी वहां से अलीगढ़ इस साइड में भाग के आ गए थे। ये सारी घटना आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ये जब हम रिसर्च करते हैं ब्रिटिश गजेटियर का तब मिलती हैं, ऐसे कोई मतलब छापता नहीं है। क्योंकि आपके अगर इतिहासकार जानकार होंगे तभी छापेंगे, अदरवाइज तो छपेगी नहीं।
तो ब्रिटिश गजेटियर वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां आपको उल्लेख मिल जाएगा। जैसे राजा हृदय शाह का जो पूरन सिंह पटेल साहब ने इतनी सारी जानकारी दी है वो आपको गजेटियर में मिल जाएगा। लेकिन आप कोई किताब पढ़ेंगे इतिहास की, केवल एक लाइन कहीं मिलेगी, बस सिर्फ एक लाइन। क्लियर? सो अंग्रेज क्या दे गए भारत को? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल करके उन्होंने शासन किया, राजाओं को बांट देते थे, जनता को बांट देते थे। भारतीयों ने सीख लिया। आज भी लोगों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग अनावश्यक रूप से डिवाइड एंड रूल का शिकार है। अब अंग्रेज नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं है, अब अपने आप डिवाइड एंड रूल है। मतलब अपने आप इतने बटे हुए हैं कि कोई और रूल कर रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? वो उसी टेंडेंसी की वजह से है कि हम लोगों के अंदर एकत्व की भावना का विकास नहीं हो पाया। खैर आगे चलते हैं। और बहादुर शाह जफर को प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बहादुर शाह जफर मुसलमान है, अगर वो बादशाह बन गया तो सिखों का कत्लेआम होगा, हिंदू मारे जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें फैलाना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी चीजें फैलाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। और क्या हुआ? जैसे आपको पता होगा कि फर्रुख सियर ने जो है बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। तो कुल मिलाकर के सिखों के अंदर यह था कि अगर मुगल सत्ता वापस आई या हिंदुओं के अंदर तो फिर हमारे ऊपर अत्याचार होंगे। इस कारण से ये सेंटीमेंट डेवलप हुआ भी कई सारे एरिया में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल हम लोगों को ये सारी जानकारी मिलती है कि दोनों ही समुदायों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। ओवरऑल जो जनरल परसेप्शन है। क्लियर? ये थोड़ा सा डार्कनेस आ गई है, लेट्स सी। हाँ चलिए, हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब आगे आते हैं। दूसरा क्या था कि यह विद्रोह पूरे देश में प्रसारित नहीं हो पाया था। ये जो विद्रोह है वो पूरे भारत में प्रसारित नहीं हो पाया था। मैंने कहा ना कि उत्तर भारत इसका केंद्र था। जैसे आरा जो था जगदीशपुर, वहां पे कुंवर सिंह थी, बाबू कुंवर सिंह। इसी तरीके से बिहार तक पहुंचा, सागर तक पहुंचा, यूपी इसका मेन केंद्र था, उत्तर प्रदेश। लेकिन बाकी जगह पर यह विद्रोह बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ नहीं है या पहुंच ही नहीं पाया। इसके कारण भी इसकी सफलता सीमित हो गई। दूसरा क्या था? शस्त्रों का अंतर। ब्रिटिश सेना में मैंने कहा कि भारत के लोग सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे। तो सूबेदार से ऊपर अगर भारतीय नहीं जाएंगे तो उसका मतलब क्या था कि बड़े अधिकारियों के पास अच्छे हथियार होते थे और भारतीय जो सैनिक थे उनके पास जो हथियार थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। दूसरा क्या था? मैं ट्राई कर रहा हूं। हाँ, दूसरा क्या था कि जो भारत के जो लोग थे वो क्या थे कि भारत के जो सैनिक थे वो सिपाही या हवलदार इसी रैंक पर थे। तो इसके कारण से क्या होता था कि उनके पास बहुत आधुनिक और अच्छे हथियार नहीं होते थे। अंग्रेजों के पास तोपें थी, तोपें सैनिक को नहीं दी जाती, तोपें जो है अधिकारियों के अंडर में होती थी। तो इसके कारण से भारतीय लोग तलवारों से या छोटी छोटी बंदूकों से लड़ पाते थे। तो ये जो शस्त्रों का जो अंतर था ये भी एक बड़ा कारण था। उसके अलावा सैनिक संख्या में अंतर। शुरुआत में भारतीय सैनिक ज्यादा थे मान लीजिए कहीं भी, लेकिन ब्रिटिश दूसरे केंद्र से सैनिक मंगा लेते थे और उनकी संख्याएं बढ़ जाती थी। क्लियर? संजय लोधी, मुझे लगता है तुमने कोई इतिहास पढ़ा नहीं है। संजय लोधी एडवोकेट, तुम ये फेसबुक रोजाना कमेंट करते हो, तुमने कोई इतिहास पढ़ा नहीं है। और जो मैं इतिहास बता रहा हूं ना, इस इतिहास को पढ़ के आईएएस बनते हैं लोग, और तुम पता नहीं क्या उल्टे सीधे कमेंट लिखते रहते हो फेसबुक। तुम्हें पता है ये सारी चीजें वो है जो आईएएस में लिखी जाती है। और अपना जो ज्ञान है ना, तुम इस तरह का ज्ञान फेसबुक वाला अपने पास रखा करो संजय। फेसबुक रोजाना तुम उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हो। पढ़े लिखे आदमी हो, एडवोकेट हो, तुमको ये मालूम होना चाहिए क्या कमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो है जिसके माध्यम से लोग यूजीसी क्वालिफाई करते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जिसके माध्यम से लोग आईएएस क्वालिफाई करते हैं। समझे? तुम कितने बड़े इतिहासकार हो, तमीज है नहीं तुम्हें बात करने की। क्यों आते हो भाई चर्चा में जुड़ने के लिए? ये बताओ, फालतू कमेंट करते हो यार। एनसीईआरटी तुम लिखते हो क्या? एनसीईआरटी लोग लिखते हैं भाई, भारत सरकार का रिसर्च सेंटर लिखता है। और ये चीजें समझा करो। कुछ भी जो मन में आया कमेंट लिख देते हो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते हो। अगर आपको नहीं सुनना है, नहीं करना है, तो भाई क्यों फालतू की चीजें करते हो? है बेवकूफ आदमी नहीं तो। चलो अब हम आते हैं क्रांति के परिणाम। अब हम लोग आते हैं क्रांति के परिणाम की ओर कि इस क्रांति के परिणाम क्या हुए। तो इस क्रांति में सत्ता का जो हस्तांतरण है, अब तक जो भारत की सत्ता थी वो बेसिकली, हाँ ब्लॉक कर दिया मैंने। ये संजय लोधी एडवोकेट है ग्वालियर का, इतना बेवकूफ आदमी है कि रोजाना कमेंट लिखता है फेसबुक ज्ञान।
अरे भाई, हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो सारी भारत की एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, सारी की सारी चीजें भारत की एनसीईआरटी की किताबों में है, और जो चीजें आईएएस में लिखी जाती है, ये सारी चीजें मैं वही सारे जो नोट्स बनाता हूं चर्चा के लिए, वो सारे आईएएस में लिखे जाते हैं और उनसे ही सारे लोग आईएएस पास करते हैं। ये पता नहीं कहां कहां का ज्ञान लेके आ जाते हैं, और पढ़ा लिखा वकील एडवोकेट होकर के इतने गंदे कमेंट करता है, मुझे शर्म आती है कैसे इसने एडवोकेट की डिग्री हासिल की। और भाई, अगर आप इस चर्चा को नहीं सुन रहे हो तो आप हट जाओ इससे, क्यों बाकी जो लोग हैं वो तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके 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 काम की चीजें हैं, उनके मतलब की चीजें हैं। और ये क्या है, ये जो वो आला उदल वाला जो इतिहास है, जो रागों में गाया जाता है, उस इतिहास को समाज को सुनाते रहते हैं। अरे भाई, उससे नहीं चलता है। ये सारी चीजें हमें प्रमाणिक ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए। ऑथेंटिक बुक्स पढ़ करके ही हम लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, किसी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह की अनावश्यक पॉलिटिकल चीजों के कारण बातें करेंगे तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, और देखो किस तरह की भाषा लिख रहा है। कल का लड़का है, 24-25 साल का। लैंग्वेज आप देखो कैसी लैंग्वेज है। ये कांग्रेस का नेता है ग्वालियर में। अभी किसी को कुछ बोल दो तो लोगों को लगता है कि हमने ऐसे बोल दिया। चलिए, खैर कोई नहीं, आगे हम लोग आते हैं। और आगे जो है इसमें क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह से पहले जो सत्ता थी, वो सत्ता किसके हाथ में थी? वो सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अब क्या हुआ, यहां पर अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक 1857 की भारत की सत्ता को संभालती थी। उसके बाद क्या हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी, उस महारानी के पास वो सत्ता चली गई। तो एक तो क्या हुआ, इसके परिणाम में सत्ता का हस्तांतरण हो गया। सत्ता कहां से कहां चली गई? सत्ता चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों के पास, मतलब ब्रिटिश सरकार के पास। तो ब्रिटिश सरकार अब भारत की क्या हो गई, वैध जो है सरकार हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, 1857 से ब्रिटेन की महारानी ही वास्तव में लीगल भारत की राजा हो गई। क्लियर। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद एक पद क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पद क्रिएट किया गया इंग्लैंड में, जो देखता था भारत के मामलों को, भारत के मामलों को देखता था, भारत के कार्यों को देखता। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। पहले जो चला आ रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहले की जो व्यवस्था थी, हम लोग जो चर्चा करेंगे उस चर्चा में हम देखेंगे कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से किस तरीके से भारत में नए नए पदों का सृजन करते थे अंग्रेज। और उन पदों में नहीं, अवनीश नरवरिया, तुम देखो, तुम्हारे वही भिंड का रहने वाला है, किस तरह के शब्दों को ही लिख रहा है, तुम इससे बात करना जरा। जैसे मैंने कहा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोपराइटर थे जिन्होंने कंपनी शुरू की थी, तो उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से शासन चलता था। जब विद्रोह जब असफल हो गया और अंग्रेजों को लगा कि भारत में बदलाव जरूरी है, तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम भारत का सचिव कहते थे, उस पद को क्रिएट किया। और उसके पद के माध्यम से ही वो लोग भारत का शासन का संचालन करने लगे, उस पद के माध्यम से ही। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। अब तक जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम गवर्नर जनरल होता था, अब उसका नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। क्लियर। उसका नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि भारत में अगर इतना बड़ा विद्रोह हो गया है, सैनिक भी शामिल हैं, भारत के राजा महाराजा भी शामिल हैं, किसान भी शामिल हैं, तो आगे भी हमारे सामने विद्रोह हो सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों की जो अनुपात था सेना में, उस अनुपात को कम कर दिया। मतलब पहले जो भारतीयों की संख्या थी, उस भारतीयों की संख्या को अब कम कर दिया गया और कहा गया कि इतने ब्रिटिश सैनिक होंगे और इसके सापेक्ष अब केवल इतने ही भारतीय सैनिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा रहती है और भविष्य में अगर कोई दोबारा इस तरह की स्थिति आती है, तो ऐसे में ये देखा कि हो सकता है भारत में दोबारा से विद्रोह हो जाए। क्लियर। उसके बाद शस्त्रों पर प्रतिबंध, आर्म्स एक्ट लाना शुरू कर दिए, आर्म्स एक्ट लाना शुरू कर दिए। और आर्म्स एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि भारतीयों को शस्त्र रखना, ये तमाम चीजों की शुरुआत अंग्रेजों ने कर दी कि भारतीय शस्त्र नहीं रखेंगे, उन पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया।
किसने? अंग्रेजों ने, ताकि भारत में जो आम जनता है ये कभी विद्रोह के लिए न जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि शस्त्रों पर एक तरीके से प्रतिबंध लगना शुरू हो गया और आर्म्स एक्ट बनाना शुरू कर दिए 1857 के विद्रोह के बाद। उसके अलावा क्या हुआ? पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भारत में बढ़ा। इसके बाद भारत में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ा और बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों ने ब्रिटिश एजुकेशन भारत में हासिल करना शुरू की। इसके माध्यम से भारतीयों को संगठन बनाने, क्योंकि उनको लग गया कि विद्रोह के माध्यम से हमारा नुकसान होगा, इसलिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने पढ़ाई करना शुरू की, पाश्चात्य सभ्यता की पढ़ाई करना शुरू की। नहीं, मैं इसके अब इस संजय के बारे में, ग्वालियर की टीम है, ग्वालियर के लोगों से मैं इसको बोलूंगा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ये सोशल मीडिया पर करता है। ये बात ग्वालियर के लोगों से बोली जाएगी, इसके घर वालों से भी बोली जाएगी। बहरहाल आगे क्या हुआ कि भारतीय लोग अब पाश्चात्य दुनिया को पढ़ने लगे, क्योंकि ब्रिटिश इंटरेक्शन बढ़ा। इसके कारण से भारत के लोगों को ये अवसर मिला कि वो दुनिया को जाने और भारत के लोगों को संगठन बनाना, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें करना शुरू हुई। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। तो कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और वही भारत का पहला वायसराय भी था, क्योंकि 1858 में एक एक्ट पास किया गया इस विद्रोह के बाद, और उस एक्ट के माध्यम से 1858 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के पद को कहा गया वायसराय। और क्योंकि भारत का शासन सीधा का सीधा ब्रिटेन की महारानी के अंडर में चला गया, तो वायसराय एक तरीके से ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन करने लगा। अब वो सीधा वहां पे रिपोर्ट करने लगा। अगला सवाल आता है कि यह जो विद्रोह असफल हुआ, क्या इसके केवल नुकसान थे या इसका कुछ लाभ भी हुआ? क्या केवल इसका नुकसान हुआ या इसके कुछ भी लाभ हुए? तो मैं बताऊं, इसके कई सारे लाभ भी थे। इसके विद्रोह के भारत को कई सारे लाभ थे। क्या लाभ थे? सबसे पहली बात, इस विद्रोह ने भारत में लोगों के आत्मबल को बढ़ाया। मतलब लोगों को यह लगा कि हम ब्रिटिश सेना के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो इससे लोगों को यह मैसेज मिला, भारत के आम लोगों को, कि ब्रिटिश कोई बहुत बड़ी सत्ता नहीं है, इनको हराया जा सकता है। तो भारत का अंदर से लोगों का मनोबल तैयार हुआ कि अगर कभी आप अवसर मिलेगा तो ऐसे अवसर पर हम संघर्ष करके इन लोगों को हरा सकते हैं। तो एक तो चीज हमारी क्या हुई कि लोगों के अंदर आत्मबल पैदा हुआ, और इसी को हम देखते हैं कि आगे चल करके भारत में बहुत सारे संगठन लोगों ने बनाए। जैसे इंडियन एसोसिएशन है, कांग्रेस बन के आया, और कांग्रेस से पहले कई सारे भारत में संगठन बने, बहुत सारे संगठन भारत में बने, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर यह भावना आई कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। और क्या सीखे? ब्रिटिश इंटरेक्शन से भारतीय लोग ये सीखे कि हम लोकतांत्रिक तरीकों से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में कई जगह लोकतंत्र था, उस लोकतांत्रिक तरीके से भी हम लड़ सकते हैं। क्लियर? आगे और इसके परिणामों भारत में राजनीतिक जागृति आई। मतलब अब जब भारत को लगा कि उनके यहाँ पर ब्रिटिश में डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, तो भारत के अंदर राजा महाराजाओं से भरोसा उठा। उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं के बजाय अगर हम भारत में राजनीतिक जागृति लेके आए और लोकतांत्रिक तरीके से हम सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से अगर कार्य करें तो भारत में एक नई व्यवस्था जन्म ले। सॉरी, अचानक से जो है लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी, इस कारण से वो कट गया, इंटरनेट भी चला गया था और अंधेरा भी हो गया होगा। सो इंग्लैंड वगैरह में, फ्रांस वगैरह में लोकतांत्रिक सिस्टम था, वो चीजें भारत ने सीखी और भारत में राजनीतिक जागृति आई। इसके कारण से हम देखते हैं कि तमाम संगठन और खास करके कांग्रेस इत्यादि ने भारत में आजादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू किया बड़े संगठित तरीके से। तो एक तो सारी चीजें ये थी। क्लियर? उसके बाद अगला क्या हुआ, यहां पर भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम का निर्माण हुआ। अब तक जो लोगों को लगता था, क्योंकि भारत में इस वाले विद्रोह में, 1857 वाले विद्रोह में बहुत सारे जो लोग थे, जैसे मद्रास और साउथ इंडिया के लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन अंग्रेजों का शोषण हर जगह था। तो भारत के लोगों में भारत को लेकर के राष्ट्रप्रेम पैदा हुआ, क्योंकि अभी तक जो लोग थे वो अपने अपने एरिया के बारे में सोचते थे। अवध के लोग सोचते थे कि अवध का जो एरिया है वो हमारा एरिया है। उसके बाद बंगाल के लोग सोचते थे कि हमारा एरिया बंगाल है। इसी तरीके से पंजाब के लोग सोचते थे कि पंजाब ही हमारा एरिया है।
लेकिन इस विद्रोह ने लोगों के अंदर भारतीयता का विकास, अर्थात लोगों को अब यह धारणा विकसित हुई कि हमें पूरे भारत के हिसाब से सोचना चाहिए। और इस विद्रोह के समय अंग्रेजों ने ट्रेन की भारत में व्यवस्था शुरू कर दी थी। रेलवे 1853 में रेलवे आ गया था। रेलवे के कारण से क्या हुआ कि लोगों का आवागमन बहुत आसान हो गया, और जब लोगों का आवागमन आरंभ हो गया तो उसके कारण से क्या हुआ कि भारत के लोग भी दूसरे एरिया में जाके बताने लगे कि देखो भाई, हमें भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है, हमें आजाद कराना है। इसलिए हम देखते हैं इस विद्रोह के बाद ही जो क्रांतिकारी लोग थे या देश को आजाद कराने वाले लोग थे, बंगाली जाते थे महाराष्ट्र के लोग पंजाब पहुंचते थे, पंजाब के लोग यूपी आते थे। तो एक तरीके से राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद का बीज यहां से भारत में मजबूत होना शुरू हुआ। उसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि, जो भारत का फ्रीडम मूवमेंट था, उस फ्रीडम मूवमेंट की पृष्ठभूमि यहां से पड़ना आरंभ हुई। कहां से? 1857 के बाद से। इसलिए हम देखते हैं कि तमाम अखबारों, तमाम पत्रिकाओं इत्यादि के माध्यम से भारत में स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, और जिस पर चल करके आगे चल करके कांग्रेस के माध्यम से गर्म दल और नरम दल, दो दलों ने कार्य किया, क्रांतिकारियों ने अपना कार्य किया, और धीरे धीरे करके तमाम आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी के उसमें भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये भारत में जो 1857 का विद्रोह है उसके परिणाम है। तो हमारे जो परिणाम है वो परिणाम केवल भारत के लिए नेगेटिव नहीं थे, ये परिणाम भारत के लिए पॉजिटिव भी थे। कई सारे जो परिणाम थे भारत में, वो पॉजिटिव परिणाम भी इस 1857 की क्रांति के बाद आए। तो ये सारे पहलुओं की हमने चर्चा की 1857 की क्रांति में। आपको जो देखना है, केवल अलग से आपको यह देखना है कि झांसी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, बड़े जो केंद्र थे क्रांति के, उन बड़े केंद्रों पर व्यक्तिगत जो संघर्ष हैं, जैसे झांसी में झांसी की रानी का संघर्ष है, या हमारा बेगम हजरत महल का संघर्ष है लखनऊ में, अगर उनको हम लोग गौर से देख लें, उनको हम लोग अगर गौर से थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाके देख लें, तो वो सारी चीजें भी हमें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, सो ये है हमारा 1857 का स्वाधीनता संग्राम। और लगभग चलिए कोई बात नहीं, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्वाधीनता संग्राम है 1857 का। कारणों की समीक्षा की, परिणाम भी हमने देखे, और कहां कहां कौन कौन लोग इसमें शामिल थे उन सब की हम लोगों ने चर्चा की। इतना अगर आप तैयार रखते हैं तो इतनी सारी चीजों के माध्यम से हम लोग इन सब के माध्यम से हम लोग जो अच्छे कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अंदर गहराई में अगर आपको फैक्ट में जाना है तो हाँ, वंदना राजपूत, कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ लीजिए आप लोग। आज का केवल हमारा एक ही टॉपिक रहेगा। ब्रजेश राजपूत ने लिखा है, फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट हैड अ लिमिटेड स्कोप, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ मिलिट्री स्किल्स टू मार्च द ब्रिटिश फोर्सेस, एटीट्यूड ऑफ द रूलर्स, लिमिटेड स्कोप, वीक लीडरशिप। ये सारी चीजें थी। गवर्नर और वॉयसराय में क्या अंतर था? बेसिकली जो गवर्नर जनरल था वो अपने आप में ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा था, जो फुल फ्लैश अथॉरिटी में था। लेकिन जो वायसराय था, वायसराय बेसिकली, अब भारत क्या था, भारत जो है 1857 के बाद ब्रिटिश का एक तरीके से कंप्लीट अधीन देश बन गया था, और ब्रिटेन की महारानी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि। तो वो प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लग गया था, और गवर्नर जनरल के पास जो शक्तियां थी उससे उसकी शक्तियां और एक तरीके से कम हो गई। डायरेक्ट शक्तियां इंग्लैंड की पार्लियामेंट और महारानी के पास चली गई। क्लियर? चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अब कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की भाषा में संयम होना चाहिए और शिष्टाचार होना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से बात करें और कभी भी इस तरह का व्यवहार ना करें। और कोई भी चर्चा, अगर कोई भी डिस्कस हम लोग फेसबुक पर कर रहे हैं, सो ये आपकी चॉइस है, आप इसको सुने या ना सुने। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं, ऑल फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड, वो सारे के सारे फैक्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं। और मैंने कहा, भारत सरकार जो किताबें छापती है एनसीईआरटी, वो बेस है किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी का। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप लिख के आ जाना आंख बंद करके, आपको आईएएस में मार्क्स मिल जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मनगढ़ंत कहानियों को हम लोग इतिहास नहीं मानते कि किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा है या यूट्यूब पर कुछ भी ज्ञान दे दिया, वो इतिहास नहीं होता है। क्लियर? सो चलिए, आज नहीं, कोई बात नहीं, मतलब देखो, जो जो जैसा करता है उसके सामने वैसा वैसा आता है।
वो आज हमारे सामने बदतमीजी कर रहा है, कल हो सकता है समाज उसको जवाब देगा इन चीज़ों का। तो चलिए, आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग तय समय में ही हमने सेशन पूरा किया। क्लियर। चलिए, तो आज के सेशन को विराम देते हैं। हमारा सेशन लगभग 8:43 है, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं और सीखते हैं हम लोग धीरे धीरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू, जय हिंद।